इमरान फुटपाथ पर तन्हा खड़ा था। राबिया की कार जा चुकी थी। उसने जेब से एक च्युइंगम निकाली और मुंह में डालकर दांतों से उसे कुचलने लगा। गौर फिक्र के आलम में च्युइंगम उसका बेहतरीन रफीक साबित हुई। जासूसी नॉवलों के सुराग रसानों की तरह ना उसे सिगार से दिलचस्पी थी और ना पाइप से। शराब भी वो नहीं पीता था। उसके जहन में उस वक्त कई सवाल थे और वो फुटपाथ के किनारे पर इस तरह खड़ा हुआ था जैसे सड़क पार करने का इरादा रखता हो, मगर यह हकीकत थी कि उसके जहन में इस किस्म का कोई ख्याल नहीं था। वो सोच रहा था कि इन मामलात से सर जहांगीर का ताल्लुक हो सकता है। दूसरी लाश के करीब उसे कागज का जो टुकड़ा मिला था वो सर जहांगीर के ही राइटिंग पैड का था। राबिया से पुरस्कार नौजवान की मुलाकात भी सर जहांगीर के यहाँ ही हुई थी और लेडी जहांगीर ने जिस खूबसूरत नौजवान का तस्करा किया था वो उसके अलावा और कोई नहीं हो सकता था। लेकिन लेडी जहांगीर भी उससे वाकिफ नहीं थी। लेडी जहांगीर की ये बात भी सच थी कि अगर वो शहर के किसी जी हैसियत खानदान का फर्द होता तो लेडी जहांगीर उससे जरूर वाकिफ होती। फर्ज किया कि अगर लेडी जहांगीर भी किसी साजिश में शरीक थी तो उसने उसका तस्करा इमरान से क्यों किया। हो सकता है कि वो उसकी दूसरी जिंदगी से वाकिफ न रही हो, लेकिन फिर भी सवाल पैदा होता है कि उसने तस्करा किया ही क्यों। वो कोई ऐसी अहम बात न थी। सैकड़ों नौजवान लड़कियों के चक्कर में रहे होंगे, चाहे वो पानी भरने के मशकीजे से भी बदतर क्यों ना हो। फिर एक सवाल उसके जहन में और उभरा, आखिर उस मुजावर ने पुलिस को राबिया के मुतालिक क्यों नहीं बताया था। कब्र और लाश के मुतालिक तो उसने सोचना ही छोड़ दिया था। फिक्र इस बात की थी कि वो लोग कौन हैं और इस मकान में क्यों दिलचस्पी ले रहे हैं। अगर वो सर जहांगीर ही है तो उसका इस इमारत से क्या ताल्लुक। सर जहांगीर से वो अच्छी तरह वाकिफ था, लेकिन यूं भी नहीं कि उस पर किसी किस्म का शुबा कर सकता। सर जहांगीर शहर के मोअज़्ज़ज़ तरीन लोगों में था, न सिर्फ मोअज़्ज़ज़ बल्कि नेक नाम भी। थोड़ी देर बाद इमरान सड़क पार करने का इरादा कर ही रहा था कि रुकती हुई कार उसकी राह में हायल हो गई। ये राबिया ही की कार थी। उसने खिड़की से सर निकाल कर कहा, खुदा का शुक्र है कि आप मिल गए। इमरान ने कहा, मैं जानता था कि आपको फिर मेरी जरूरत महसूस होगी, और कार का दरवाजा खोलकर राबिया के बराबर बैठ गया। कार फिर चल पड़ी। राबिया ने कांपती हुई आवाज में कहा, खुदा के लिए मुझे बचाइए, मैं डूब रही हूँ। इमरान ने हंसते हुए कहा, तो क्या आप मुझे तिनका समझती हैं? वो बोली, खुदा के लिए कुछ कीजिए, अगर डैडी को इसका इल्म हो गया तो। इमरान ने संजीदगी से कहा, नहीं होने पाएगा। आप लोग मर्दों के दोष बदोश झक मारने मैदान में निकली हैं। मुझे खुशी है, लेकिन आप नहीं जानती कि मर्द हर मैदान में आपको उल्लू बनाता है। वैसे माफ कीजिए, मुझे नहीं मालूम कि उल्लू की मादा को क्या कहते हैं। राबिया कुछ न बोली और इमरान कहता रहा, खैर भूल जाइए इस बात को। मैं कोशिश करूंगा कि इस ड्रामे में आपका नाम न आने पाए। अब तो आप मुतमईन है ना? गाड़ी रोकिए। अच्छा, टाटा। राबिया के मुंह से हल्की सी चीख निकली, अरे, और उसने पूरे ब्रेक लगा दिए। इमरान घबरा कर चारों तरफ देखने लगा, क्या हुआ? राबिया बड़बड़ाई, वही है, उतरिए, मैं उसे बताती हूँ। कौन है? क्या बात है? वही जिसने मुझे इस मुसीबत में फंसाया है। इमरान ने पूछा, कहाँ है? बोली, वो उस बार में अभी अभी गया है, वो चमड़े की जैकेट और कथई पतलून में। इमरान ने कहा, अच्छा तो आप जाइए, मैं देख लूंगा। वो बोली, नहीं, मैं भी। इमरान आंखें निकाल कर बोला, जाओ। राबिया सहम गई। उस वक्त अहमक इमरान की आंखें उसे बड़ी खौफनाक मालूम हुई। उसने चुपचाप कार मोड़ ली। इमरान बार में घुसा। बताए हुए आदमी को तलाश करने में देर नहीं लगी। वो एक मेज पर तन्हा बैठा हुआ था। वो गठीले जिस्म का एक खूबरू जवान था। पेशानी कुशादा और चोट के निशान से दागदार थी। शायद वो सर को दाएं जानिब थोड़ा सा झुकाए रखने का आदी था। इमरान उसके करीब ही मेज पर बैठ गया। ऐसा मालूम हो रहा था जैसे उसे किसी का इंतजार हो। कुछ मुस्तरिब भी था। इमरान ने फिर एक च्युइंगम निकाल कर मुंह में डाल लिया। उसका अंदाजा गलत नहीं था। थोड़ी देर बाद एक आदमी चमड़े की जैकेट वाले के पास आकर बैठ गया और इमरान ने उसके चेहरे से इस्तराब के आसार गायब होते देखे। चमड़े की जैकेट वाला बोला, सब चौपट हो रहा है। दूसरे आदमी ने कहा, उस बुढ़े को खप्त हो गया है। इमरान उनकी गुफ्तगू साफ सुन सकता था। जैकेट वाला चंद लम्हे पुरख्याल अंदाज में अपनी ठोड़ी खुजाता रहा, फिर बोला, मुझे यकीन है कि उसका ख्याल गलत नहीं है। वो सब कुछ वही है, लेकिन हमारे साथ ही बोदे हैं। आवाजें सुनते ही उनकी रूह फना हो जाती है। दूसरा बोला, लेकिन भाई आखिर वो आवाजें हैं कैसी? जैकेट वाला बोला, कैसी ही क्यों ना हो, हमें उनकी परवाह नहीं करनी चाहिए। और वो दोनों किस तरह मरे? जैकेट वाला कुछ सोचते हुए बोला, ये चीज अभी तक मेरी समझ में नहीं आ सकी। मरता वही है जो काम शुरू करता है, ये हम शुरू ही से देखते रहे हैं। दूसरे आदमी ने कहा, फिर ऐसी सूरत में हमें क्या करना चाहिए? जैकेट वाला बोला, हमें आज ये मामला तय ही कर लेना है। ये भी बड़ी बात है कि वहाँ पुलिस का पहरा नहीं है। दूसरा बोला, लेकिन उस रात को हमारे अलावा और कोई भी वहाँ था? मुझे तो उसी आदमी पर शुबा है जो बाहर वाले कमरे में रहता है। जैकेट वाला बोला, अच्छा उठो, हमें वक्त नहीं बर्बाद करना। दूसरा बोला, कुछ पी तो लें, मैं बहुत थक गया हूँ। क्या पियोगे?
विस्की या कुछ और। फिर वो दोनों पीते रहे और इमरान उठकर करीब ही एक पब्लिक टेलीफोन बूथ में चला गया। दूसरे लम्हे वो फैयाज का निजी फोन नंबर डायल कर रहा था। हेलो सुपर, हाँ मैं ही हूँ। खैरियत? खैरियत कहाँ, जुकाम हो गया है। पूछना ये है कि मैं जो शानदा पी लूं? अरे तो इसमें नाराज होने की क्या बात है। दीगर अहवाल ये कि 1 घंटे के अंदर अंदर उस इमारत के गिर्द मुसल्लाह पहरा लग जाना चाहिए। बस आगे मत पूछो। अगर उसके खिलाफ हुआ तो आइंदा शर्लॉक होम्स डॉक्टर वॉटसन की मदद नहीं करेगा। टेलीफोन बूथ से वापस आकर इमरान ने फिर अपनी जगह संभाल ली। जैकेट वाला दूसरे आदमी से कह रहा था, बूढ़ा पागल नहीं है, उसके अंदाजे गलत नहीं होते। दूसरा मेज पर खाली ग्लास पटकता हुआ बोला, होगा, सही हो या गलत सब जहन्नम में जाए, लेकिन तुम अपनी कहो। अगर उस लड़की से फिर मुलाकात हो गई तो क्या करोगे? जैकेट वाला हंसने लगा, ओह माफ कीजिएगा, मैंने आपको पहचाना नहीं। दूसरा बोला, ठीक, लेकिन अगर वो पुलिस तक पहुंच गई तो? जैकेट वाले ने कहा, वो हरगिज ऐसा नहीं कर सकती। बयान देते वक्त उसे इसका इजहार भी करना पड़ेगा कि वो एक रात मेरे पास उस मकान में बसर कर चुकी है, और फिर मेरा ख्याल है कि शायद उसका जहन कुंजी तक पहुंच ही न सके। इमरान कॉफी का ऑर्डर देकर दूसरे च्युइंगम से शुगल करने लगा। उसके चेहरे से ऐसा मालूम हो रहा था जैसे वो सारे माहौल से कतई बेताल्लुक है, लेकिन ये हकीकत थी कि उन दोनों की गुफ्तगू का एक एक लफ्ज उसकी याददाश्त हजम करती जा रही थी। दूसरे आदमी ने कहा, तो क्या आज बूढ़ा आएगा? जैकेट वाले ने कहा, हाँ आज फैसला हो जाएगा। दोनों उठ गए। इमरान ने अपनी हलक में बची कुची कॉफी उंडेल ली। बिल वो पहले ही अदा कर चुका था। वो दोनों बाहर निकलकर फुटपाथ पर खड़े हो गए और फिर उन्होंने एक टैक्सी रुकवाई। कुछ देर बाद उनकी टैक्सी के पीछे एक दूसरी टैक्सी भी जा रही थी, जिसकी पिछली सीट पर इमरान उकड़ू बैठा हुआ सर खुजा रहा था। हिमाकत अंगेज हरकतें उससे अक्सर तन्हाई में भी सरजद हो जाती थी। एक जगह पहुंचकर अगली टैक्सी रुक गई। वो दोनों उतरे और एक गली में घुस गए। यहाँ इमरान जरा सा चूक गया। उसने उन्हें गली में घुसते जरूर देखा था, लेकिन जितनी देर में वो टैक्सी का किराया चुकाता उन्हें खो चुका था। गली सुनसान पड़ी थी। आगे बढ़ा तो दाहिने हाथ को एक दूसरी गली दिखाई दी। अब इस दूसरी गली को तय करते वक्त उसे एहसास हुआ कि वहां तो गलियों का जाल बिछा हुआ था, लिहाजा सर मारना फजूल समझकर वो फिर सड़क पर आ गया। वो उस गली के सिरे से थोड़े ही फासले पर रुककर एक बुक स्टॉल के शोकेस में लगी किताबों के रंगारंग गर्द पोश देखने लगा। शायद 5 ही मिनट बाद एक टैक्सी ठीक उसी गली के दहाने पर रुकी और एक मोमर आदमी उतर कर किराया चुकाने लगा। उसके चेहरे पर भूरे रंग की दाढ़ी थी, लेकिन इमरान उसकी पेशानी की बनावट देखकर चौंका। आंखें भी जानी पहचानी सी मालूम हो रही थी। जैसे ही वो गली में घुसा, इमरान ने भी अपने कदम बढ़ाए। कई गलियों से गुजरने के बाद बूढ़ा एक दरवाजे पर रुककर दस्तक देने लगा। इमरान काफी फासले पर था और तारीकी होने की वजह से देख लिए जाने का खदशा भी नहीं था। वो एक दीवार से चिपक कर खड़ा हो गया। उधर दरवाजा खुला और बूढ़ा कुछ बड़बड़ाता हुआ अंदर चला गया। दरवाजा फिर बंद हो गया। इमारत 2 मंजिला थी। इमरान सर खुजाकर रह गया, लेकिन वो आसानी से पीछा नहीं छोड़ सकता था। अंदर दाखिल होने के इम्कानात पर गौर करता हुआ दरवाजे तक पहुंच गया और फिर उसने कुछ सोचे समझे बगैर दरवाजे से कान लगाकर आहट लेनी शुरू कर दी, लेकिन शायद उसका सितारा ही गर्दिश में आ गया था। दूसरे ही लम्हे में दरवाजे के दोनों पट खुले और दोनों आदमी उसके सामने खड़े थे। अंदर मध्यम सी रोशनी में उनके चेहरे तो दिखाई न दिए, लेकिन वो काफी मजबूत हाथ पैर के मालूम हुए थे। उनमें से एक ने तहक्कुमाना लहजे में कहा, कौन है? इमरान तड़ से बोला, मुझे देर तो नहीं हुई। दूसरी तरफ से फौरन ही जवाब नहीं मिला। गालिबन ये सुकूत हिचकिचाहट का एक वक्फा था। दूसरी तरफ से सवाल फिर दोहराया गया, तुम कौन हो? इमरान ने अहमकों की तरह बक दिया, 313। लेकिन दूसरे लम्हे उसे ध्यान नहीं था। अचानक उसे गिरेबान से पकड़कर अंदर खींच लिया गया। इमरान ने मजाहमत नहीं की। एक ने उसे धक्का देकर कहा, अब बताओ तुम कौन हो? दूसरा बोला, अंदर ले चलो। वो दोनों उसे धक्के देते हुए कमरे में ले आए। यहाँ 7 आदमी एक बड़ी मेज के गिर्द बैठे हुए थे और वो बूढ़ा जिसका ताकुब करता हुआ इमरान जहाँ तक पहुंचा था शायद सरकर्दा की हैसियत रखता था, क्योंकि वो मेज के आखिरी सिरे पर था। वो सब इमरान को तहय्युर आमेज नजरों से देखने लगे, लेकिन इमरान दोनों आदमियों के दरमियान में खड़ा चमड़े की जैकेट वाले को घूर रहा था। यकयक इमरान ने कहकहा लगाया, आहा, और अपने गोल गोल दीदे फिरा कर उसे कहने लगा, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। तुमने मेरी महबूबा की जिंदगी बर्बाद कर दी। उसने तहय्युर आमेज लहजे में कहा, कौन हो तुम? मैं तुम्हें नहीं पहचानता। इमरान ने कहा, लेकिन मैं तुम्हें अच्छी तरह पहचानता हूँ। तुमने मेरी महबूबा पर डोरे डाले हैं। मैं कुछ नहीं बोला। तुमने एक रात उसके साथ बसर की, मैं फिर भी खामोश रहा, लेकिन मैं इसे किसी तरह बर्दाश्त नहीं कर सकता कि तुम उससे मिलना जुलना छोड़ दो। तुम यहाँ क्यों आए हो? दफतन अब बूढ़े ने सवाल किया और उन दोनों को घूरने लगा जो इमरान को लाए
تھے। انہوں نے سب کچھ بتا دیا۔ اس دوران میں عمران برابر اپنے مخاطب کو گھورتا رہا۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے دوسرے لوگوں سے اسے واقعی کوئی سروکار نہ ہو۔ پھر اچانک کسی کا گھونسا عمران کے جبڑے پر پڑا اور وہ لڑکھڑاتا ہوا کئی قدم پیچھے کھسک گیا۔ اس نے جھک کر اپنی فلیٹ ہیٹ اٹھائی اور اسے اس طرح جھاڑنے لگا جیسے وہ اتفاقاً اس کے سر سے گر گئی ہو۔ وہ اب بھی جیکٹ والے کو گھورے جا رہا تھا۔ عمران نے کہا، میں کسی عشقیہ ناول کے سعادت مند رقیب کی طرح تمہارے حق میں دستبردار ہو سکتا ہوں۔ بوڑھا چیخا، بکواس مت کرو، میں تمہیں اچھی طرح جانتا ہوں۔ کیا اس رات کو تم ہی وہاں تھے؟ عمران نے اس کی طرف دیکھنے کی زحمت گوارا نہ کی۔ بوڑھا کھڑا ہوتا ہوا بولا، یہ زندہ بچ کر نہ جانے پائے۔ عمران مسکرا کر بولا، مگر شرط یہ ہے میت کی بے حرمتی نہ ہونے پائے۔ اس کے حماقت آمیز اطمینان میں ذرہ برابر بھی فرق نہ ہونے پایا تھا۔ 3-4 آدمی اس کی طرف لپکے۔ عمران دوسرے ہی لمحے ڈپٹ کر بولا، ہینڈز اپ۔ ساتھ ہی اس کا ہاتھ جیب سے نکلا۔ اس کی طرف جھپٹنے والے پہلے تو ٹھٹکے، لیکن پھر انہوں نے بے تحاشا ہنسنا شروع کر دیا۔ عمران کے ہاتھ میں ریوالور کی بجائے ربڑ کی ایک گڑیا تھی۔ پھر بوڑھے کی گرجدار آواز نے انہیں خاموش کر دیا اور وہ پھر عمران کی طرف بڑھے۔ جیسے ہی اس کے قریب پہنچے، عمران نے گڑیا کا پیٹ دبا دیا۔ اس کا منہ کھلا اور پیلے رنگ کا گہرا غبار اس میں سے نکل کر 3-4 فٹ کے دائرے میں پھیل گیا۔ وہ چاروں بے تحاشا کھانستے ہوئے وہیں ڈھیر ہو گئے۔ بوڑھا پھر سے چیخا، جانے مت دینا۔ دوسرے لمحے میں عمران نے کافی وزنی چیز الیکٹرک لیمپ پر کھینچ ماری۔ ایک زوردار آواز کے ساتھ بلب پھٹا اور کمرے میں اندھیرا پھیل گیا۔ عمران اپنے ناک پر رومال رکھے ہوئے دیوار کے سہارے میز کے سرے کی طرف کھسک رہا تھا۔ کمرے میں اچھا خاصا ہنگامہ برپا ہو گیا تھا۔ شاید وہ سب اندھیرے میں ایک دوسرے پر گھونسا بازی کی مشق کر رہے تھے۔ عمران کا ہاتھ آہستہ سے میز کے سرے پر رینگ گیا اور اسے ناکامی نہیں ہوئی۔ جس چیز پر شروع ہی سے اس کی نظر تھی اس کے ہاتھ آ چکی تھی۔ یہ بوڑھے کا چرمی ہینڈ بیگ تھا۔ واپسی میں کسی نے کمرے کے دروازے پر اس کی راہ میں حائل ہونے کی کوشش کی، لیکن اپنے سامنے کے 2-3 دانتوں کو روتا ہوا ڈھیر ہو گیا۔ عمران جلد سے جلد کمرے سے نکل جانا چاہتا تھا کیونکہ اس کے حلق میں بھی جلن ہونے لگی تھی۔ گڑیا کے منہ سے نکلا ہوا غبار اب پورے کمرے میں پھیل گیا تھا۔ کھانسیوں اور گالیوں کا شور پیچھے چھوڑتا ہوا وہ بیرونی دروازے تک پہنچ گیا۔ گلی میں نکلتے ہی وہ قریب ہی کی ایک دوسری گلی میں گھس گیا۔ فی الحال سڑک پر نکلنا خطرناک تھا۔ وہ کافی دیر تک پیچ در پیچ گلیوں میں چکراتا ہوا ایک دوسری سڑک پر آ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ ایک ٹیکسی میں بیٹھا ہوا تھا۔ دوسری صبح کیپٹن فیاض کے لیے ایک نیا درد سر لے کر آئی۔ حالات ہی ایسے تھے کہ براہ راست اسے ہی اس معاملے میں الجھنا پڑا، ورنہ پہلے تو معاملہ سول پولیس کے ہاتھ میں جاتا۔ بات یہ تھی کہ اس خوفناک عمارت سے قریباً 1 یا 1.5 فرلانگ کے فاصلے پر ایک نوجوان کی لاش پائی گئی تھی جس کے جسم پر کتھئی پتلون اور چمڑے کی جیکٹ تھی۔ کیپٹن فیاض نے عمران کی ہدایت کے مطابق پچھلی رات کو پھر عمارت کی نگرانی کے لیے کانسٹیبلوں کا ایک دستہ تعینات کر دیا تھا۔ ان کی رپورٹ تھی کہ رات کو کوئی عمارت کے قریب نہیں آیا اور نہ انہوں نے قرب و جوار میں کسی قسم کی کوئی آواز ہی سنی، لیکن پھر بھی عمارت سے تھوڑے فاصلے پر صبح کو ایک لاش پائی گئی۔ جب کیپٹن فیاض کو لاش کی اطلاع ملی تو اس نے سوچنا شروع کیا کہ عمران نے عمارت کے گرد مسلح پہرا بٹھانے کی تجویز کیوں پیش کی تھی۔ اس نے وہاں پہنچ کر لاش کا معائنہ کیا۔ کسی نے مقتول کی دہنی کن پٹی پر گولی ماری تھی۔ کانسٹیبلوں نے بتایا کہ انہوں نے پچھلی رات فائر کی آواز بھی نہیں سنی تھی۔ کیپٹن فیاض وہاں سے بوکھلایا ہوا عمران کی طرف چل دیا۔ اس کی طبیعت بری طرح جھلائی ہوئی تھی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ عمران نے کوئی ڈھنگ کی بات بتانے کی بجائے میر اور غالب کے اوٹ پٹانگ شعر سنانا شروع کر دیے تو کیا ہوگا۔ بعض اوقات اس کی بیتوکی باتوں پر اس کا دل چاہتا تھا کہ اسے گولی مار دے، مگر اس شہرت کا کیا ہوتا؟ اس کی ساری شہرت عمران کے دم سے تھی۔ وہ اس لیے کہ اب تک کئی پیچیدہ مسائل وہ سلجھا چکا تھا۔ بہرحال کام عمران کرتا تھا اور اخبارات میں نام فیاض کا چھپتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اسے عمران کا سب کچھ برداشت کرنا پڑتا تھا۔ عمران اسے گھر پر ہی مل گیا، لیکن عجیب حالت میں۔ وہ اپنے نوکر سلیمان کے سر میں کنگھی کر رہا تھا اور ساتھ ہی ساتھ کسی دور اندیش ماں کے سے انداز میں اسے نصیحتیں بھی کیے جا رہا تھا۔ جیسے ہی فیاض کمرے میں داخل ہوا، عمران نے سلیمان کی پیٹھ پر گھونسا جھاڑ دیا اور کہا، ابے تو نے بتایا نہیں کہ صبح ہو گئی؟ سلیمان ہنستا ہوا بھاگ گیا۔ فیاض ایک صوفے میں گرتا ہوا بولا، عمران تم آدمی کب بنو گے؟ وہ بولا، آدمی بننے میں مجھے کوئی فائدہ نظر نہیں آتا، البتہ میں تھانے دار بننا ضرور پسند کروں گا۔ فیاض بولا، میری طرف سے جہنم میں جانا پسند کرو، لیکن یہ بتاؤ کہ تم نے پچھلی رات اس عمارت پر پہرا کیوں لگوایا تھا؟ عمران مایوسی سے سر ہلا کر بولا، مجھے کچھ یاد نہیں۔ کیا واقعی میں نے ایسی کوئی حرکت کی تھی؟ فیاض نے بگڑ کر کہا، عمران اگر میں آئندہ تم سے کوئی مدد لوں تو مجھ پر 1000 بار لعنت۔ عمران سنجیدگی سے بولا، 1000 کم ہے،
कुछ और बढ़ो तो मैं गौर करने की कोशिश करूंगा। फैयाज की कुव्वत बर्दाश्त जवाब दे गई और गरज कर बोला, जानते हो आज सुबह वहां से एक फरलांग के फासले पर एक और लाश मिली है। इमरान अपना मुंह पीटने लगा, अरे तौबा। कैप्टन फैयाज कहता रहा, तुम मुझे अंधेरे में रख कर न जाने क्या करना चाहते हो। हालात अगर बिगड़े तो मुझे ही संभालने पड़ेंगे, लेकिन कितनी परेशानी होगी। किसी ने उसकी दाहिनी कनपटी पर गोली मारी है। मैं नहीं समझ सकता कि ये हरकत किसकी है। इमरान बड़बड़ाया, फिर संजीदगी से पूछा, इमरान के अलावा और किसकी हो सकती है? पहरा था वहां। फैयाज बोला, था, मैंने रात ही ये काम किया था। पहरे वालों की रिपोर्ट कुछ भी नहीं, उन्होंने फायर की आवाज नहीं सुनी। मैं ये नहीं पूछ रहा क्या कल भी किसी ने इमारत में दाखिल होने की कोशिश की थी। फैयाज बोला, नहीं, लेकिन मैं उस लाश की बात कर रहा हूँ। इमरान ने कहा, किए जाओ, मैं तुम्हें नहीं रोकता, लेकिन मेरे सवालों के जवाब भी दिए जाओ। कब्र के मुजावर की क्या खबर है? वो अब भी वहीं मौजूद है या गायब हो गया? इमरान, खुदा के लिए तंग मत करो। अच्छा, तो इमरान MSc PhD कोई गुफ्तगू नहीं करना चाहता? फैयाज ने पूछा, तुम आखिर उस खप्ती के पीछे क्यों पड़ गए हो? जाने दो, अब मुझे उसके मुताल्लिक कुछ और बताओ। क्या बताऊं? बता तो चुका, सूरत से बुरा आदमी नहीं, खूबसूरत और जवान है, जिस्म पर चमड़े की जैकेट और कत्थई रंग की पतलून। इमरान चौंक पड़ा, क्या? और चंद लम्हे अपने होंठ सीटी बजाने वाले अंदाज में सुकेड़ते हुए फैयाज की तरफ देखता रहा। फिर एक ठंडी सांस लेकर बोला, बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, न कोई बंदा रहा और ना कोई बंदा नवाज। फैयाज झुंझुला कर बोला, क्या बकवास है? अव्वल तो तुम्हें अशार ठीक से याद नहीं, फिर यहाँ इसका मौका कब है? इमरान, मेरा बस चले तो तुम्हें गोली मार दूं। इमरान ने पूछा, क्यों, शेर में क्या गलती थी? फैयाज ने कहा, मुझे शायरी से दिलचस्पी नहीं, लेकिन मुझे दोनों मिसरे बेरब्त मालूम होते हैं। इमरान बोला, लाहौल वाला, मैं भी इन्हीं लग़वियात में उलझ गया। खुदा के लिए काम की बात करो, तुम ना जाने क्या कर रहे हो। इमरान बोला, मैं आज रात को काम की बात करूंगा और तुम मेरे साथ होगे, लेकिन एक सेकंड के लिए भी वहां से पहरा न हटाया जाए। तुम्हारे एक आदमी को हर वक्त मुजावर के कमरे में मौजूद रहना चाहिए। बस अब जाओ, मैं चाय पी चुका हूँ, वरना तुम्हारी काफी मदारत करता। हाँ, महबूबा यकचश्म को मेरा पैगाम पहुंचा देना कि रकीब रूसिया का सफाया हो गया है, बाकी सब खैरियत है। इमरान, मैं आसानी से पीछा नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें अभी और इसी वक्त सब कुछ बताना पड़ेगा। इमरान बोला, अच्छा तो सुनो, लेडी जहांगीर बेवा होने वाली है, उसके बाद तुम कोशिश करोगे कि मेरी शादी उसके साथ हो जाए, क्या समझे? फैयाज यक बयक मार बैठने की हद तक संजीदा हो गया। इमरान, यस बॉस, बकवास बंद करो, मैं अब तुम्हारी जिंदगी तल्ख कर दूंगा। भला वो किस तरह? सुपर फैयाज। फैयाज सिगरेट सुलगा कर बोला, निहायत आसानी से। तुम्हारे घर वालों को शुबा है कि तुम अपना वक्त आवारगी और अय्याशी में गुजारते हो, लेकिन किसी के पास इसका ठोस सबूत नहीं। मैं सबूत मुहैया कर दूंगा। एक ऐसी औरत का इंतजाम कर लेना मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं, जो बराह रास्त तुम्हारी अम्मा बी के पास पहुंचकर अपने लुटने की दास्तान बयान कर दे। इमरान ने तशवीश आमेज अंदाज में अपने होंठ सुकेड़ लिए, फिर आहिस्ता से बोला, ओ, अम्मा बी की जूतियां ऑल प्रूफ हैं। खैर सुपर फैयाज, ये भी करके देख लो, लेकिन मुझे एक साबिर और शाकिर फर्जंद पाओगे। लो च्युइंगम शौक करो। फैयाज बोला, इस घर में ठिकाना नहीं होगा तुम्हारा। इमरान ने कहा, तुम्हारा घर तो मौजूद ही है, तो तुम नहीं बताओगे, जाहिर है। अच्छा, तो अब तुम इन मामलात में दखल नहीं दोगे, मैं खुद ही देख लूंगा। फैयाज उठता हुआ खुश्क लहजे में बोला, और अगर तुम उसके बाद भी अपनी टांग अड़ाए रहे तो मैं तुम्हें कानूनी गिरफ्त में ले लूंगा। इमरान ने संजीदगी से पूछा, ये गिरफ्त टांगों में होगी या गर्दन में? चंद लम्हे फैयाज को घूरता रहा, फिर बोला, ठहरो। फैयाज रुक कर उसे बेबसी से देखने लगा। इमरान ने अलमारी खोलकर वही चर्मी बैग निकाला जिसे वो कुछ नामालूम अफराद के दरमियान से पिछली रात को उड़ा लाया था। उसने हैंडबैग खोलकर चंद कागजात निकाले और फैयाज की तरफ बढ़ा दिए। फैयाज ने जैसे ही एक कागज की तह खोली, बेइख्तियार उछल पड़ा। अब वो तेजी से दूसरे कागजात पर भी नजरें दौड़ा रहा था। फैयाज तकरीबन हांफता हुआ बोला, ये तुम्हें कहाँ से मिले? शिद्दत जोश से उसके हाथ कांप रहे थे। एक रद्दी फरोश की दुकान पर, बड़ी दुश्वारी से मिले हैं, 2 आने शेर के हिसाब से। फैयाज थूक निगल कर रह गया। इमरान, खुदा के लिए। इमरान ने खुश्क लहजे में कहा, क्या कर सकता है बेचारा इमरान, वो अपनी टांगे उड़ाने लगा तो तुम उसे कानूनी गिरफ्त में ले लोगे। प्यारे इमरान, खुदा के लिए संजीदा हो जाओ। इतना संजीदा हूँ कि तुम मुझे BP की टॉफियां खिला सकते हो। ये कागजात तुम्हें कहाँ मिले? इमरान ने कहा, सड़क पर पड़े हुए मिले थे और अब मैंने इन्हें कानून के हाथों में पहुंचा दिया। अब कानून का काम है कि वो ऐसे हाथ तलाश करे जिनमें हथकड़ियां लगा सके। इमरान ने अपनी टांग हटा ली। फैयाज बेबसी से उसकी तरफ देखता रहा। इमरान कहकहा लगाकर बोला, लेकिन इसे सुन लो, कानून के फरिश्ते भी उन लोगों तक नहीं पहुंच सकते। फैयाज ने पूछा, अच्छा तो यही बता दो कि इन मामलात से इन कागजात का क्या ताल्लुक है?
इमरान दफतन संजीदा हो गया। ये तुम्हें मालूम होना चाहिए, इतना मैं जानता हूँ कि ये कागजात फॉरेन ऑफिस से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन इनका उन बदमाशों के पास होना क्या मानी रखता है? फैयाज चौंक कर बोला, किन बदमाशों के पास? वही उस इमारत में। फैयाज मुस्तरिबाना अंदाज में बड़बड़ाया, मेरे खुदा, लेकिन तुम्हारे हाथ किस तरह लगे? इमरान ने पिछली रात के वाकयात दोहरा दिए। इस दौरान में फैयाज बेचैनी से टहलता रहा। कभी कभी वो रुककर इमरान को घूरने लगता। इमरान अपनी बात खत्म कर चुका तो उसने कहा, अफसोस, तुमने बहुत बुरा किया। तुमने मुझे कल ये इत्तला क्यों न दी? इमरान ने कहा, तो अब दे रहा हूँ इत्तला। उस मकान का पता भी बता दिया, जो कुछ बन पड़े कर लो। अब क्या वहाँ खाक फांकने जाऊं? हाँ हाँ, क्या हर्ज है? फैयाज ने कहा, जानते हो ये कागजात कैसे हैं? अच्छे खासे हैं, रद्दी के भाव बिक सकते हैं। फैयाज कागज समेट कर चर्मी बैग में रखता हुआ बोला, अच्छा मैं चलता हूँ। इमरान ने कहा, क्या इन्हें इसी तरह ले जाओगे? नहीं, ऐसा ना करो, मुझे तुम्हारे कातिलों का भी सुराग लगाना पड़े। क्यों? इमरान हंसकर बोला, फोन करके पुलिस की गाड़ी मंगवाओ। कल रात से वो लोग मेरी तलाश में हैं। मैं रात भर घर से बाहर ही रहा हूँ। मेरा ख्याल है कि इस वक्त मकान की निगरानी जरूर हो रही होगी। खैर, अब तुम मुझे बता सकते हो कि कागजात कैसे हैं? फैयाज फिर बैठ गया। वो अपनी पेशानी से पसीना पोंछ रहा था। थोड़ी देर बाद उसने कहा, 7 साल पहले इन कागजात पर डाका पड़ा था, लेकिन इनमें सब नहीं है। फॉरेन ऑफिस का एक जिम्मेदार ऑफिसर इन्हें लेकर सफर कर रहा था। ये नहीं बता सकता कि वो कहां और किस मकसद से जा रहा था, क्योंकि ये हुकूमत का राज है। ऑफिसर खत्म कर दिया गया था। उसकी लाश मिल गई थी, लेकिन उसके साथ सीक्रेट सर्विस का एक आदमी भी था। उसके मुतालिक आज तक मालूम ना हो सका। शायद वो भी मार डाला गया हो, लेकिन उसकी लाश भी नहीं मिली। इमरान कुछ सोचता हुआ बोला, आहा, तब तो ये बहुत बड़ा खेल है, लेकिन मैं जल्द ही इसे खत्म करने की कोशिश करूंगा। तो तुम क्या करोगे? इमरान ने कहा, अभी कुछ कहना कबल अज़ वक्त होगा। और सुनो, इन कागजात को अभी अपने पास ही दबाए रखो और हैंड बैग मेरे पास रहने दो। मगर नहीं, इसे भी ले जाओ। मेरे जहन में कई तदबीरें हैं। और हाँ, उस इमारत के गिर्द दिन रात पहरा रहना चाहिए। फैयाज ने पूछा, आखिर क्यों? इमरान झुंझलाकर बोला, वहां मैं तुम्हारा मकबरा बनवाऊंगा। फैयाज उठकर पुलिस की कार मंगवाने के लिए फोन करने लगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।